सब्र करो, मेहनत अभी बाकी है, वक्त खुद कहेगा अब तुम्हारी बारी है। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं अमलेश सर स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। साथियों, आज हमारे साथ आप एक ऐसे दौर में हैं जिस दौर में आपको सुनना चाहिए और समझना चाहिए। जी हाँ, बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 12th की। ठीक है, सभी बच्चे सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं और पढ़ के परेशान है कि क्या चीजें तैयार करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है और कौन सा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पढ़ के पास हो सके या 90 प्लस से ज्यादा नंबर ला सके। तो आइए आज के इस वीडियो में आप सभी का कंफ्यूजन दूर होने वाली है। जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न है हमने यहाँ पर इस सारे चैप्टर्स का निचोड़ यहाँ पर ला के रख दिए हैं, जिसमें आप यहाँ से अगर क्या लिखा गया है, पूरे किताब से सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाला प्रश्न बोर्ड परीक्षा में अवश्य पूछेगा। यानी हमने 70 प्लस ऐसे प्रश्न रखे हैं जिसे आप पढ़ के बड़े आसानी से 90 प्लस ला सकते हो, या फिर जो छात्र कहते हैं कि हम कैसे पढ़ के पास होंगे उनके लिए तो ये रामबाण है। ठीक है ना। तो आज आपको कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न दिखाएंगे जिसमें आप पढ़ के बड़े आसानी से एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, तो आप जैसा पढ़ाई कर रहे हो वैसा पढ़ाई कीजिए और पूरा टॉपिक खत्म कीजिए, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक या प्रश्न आपको बताएंगे, इसके साथ ही आप यहाँ पर पढ़ लेंगे तो सारी व्यवस्थाएं आपकी सही हो जाएंगी। तो चलिए शुरू किया जाए। इस 2025 के बोर्ड परीक्षा में जो सबसे आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न है उन्हीं प्रश्नों के बारे में बातचीत चलेगी। ठीक है, तो चलिए देखा जाए। सबसे पहले आइए यहाँ पर आप देखिए, पहला टॉपिक है जो आपको पढ़ना है। ठीक है, पहला टॉपिक जो आपको पढ़ना है वो टॉपिक क्या है, मोलरता, मोललता, मोल अंश। इन तीनों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। एक बार जरा गौर फरमाइए आप, 2015, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24 कितना साल पूछा हुआ है। ठीक है ना, ये हो गया आपका बिलियन चैप्टर से संबंधित प्रश्न। ठीक है, अभी इसी बिलियन में आइए कुछ और भी ऐसा प्रश्न है जो कह रहा है कि राउल्ट का नियम और उनकी सीमाओं को भी पढ़िए। ठीक है ना, राउल्ट के नियम और उनकी सीमाओं जरा एक बार गौर फरमाइए। 2015, 16, 18, 20, 22, 23 हर साल पूछा, याद रखेगा। हमने उन्हीं प्रश्नों को डाला है जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और एग्जामर का सबसे नजर इन्हीं प्रश्नों पर ही रहता है। तो पहले आप इन सभी प्रश्नों को तैयार कीजिए, तब बाकी का समय आप अपने बुक पर या कॉपी पर दीजिएगा। ठीक है, आगे है परासरण दाब। परासरण दाब अधिक बार पूछे जाने वाला प्रश्न 2015, 18, 20, 22, 23, 24। ठीक है, ये हो गया। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि परासरण दाब तथा विसरण में अंतर समझाइए। ठीक है ना, इनके अंतर के बारे में आपको पढ़ लेना है। ठीक है ना, देख सकते हैं इतने साल ये भी पूछा है। आगे आइए तो क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन आपको बिलियन चैप्टर से ही मिलने वाला है। ठीक है ना, तो ये लगभग सारे चैप्टर्स आपको बिलियन में ही बड़े आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है ना, अगर आपको ये टॉपिक दिया हूं, ये प्रश्न दिया हूं कि आप यहाँ से चीजें तैयार कीजिए, तो अगर आप अपने कॉपी से नोटबुक से तैयार कर सकते हैं, और अगर नहीं तैयार कर सकते हैं, अगर तैयारी करने में दिक्कत हो रही है, तो आप लोग कमेंट सेशन में कमेंट से भर दीजिएगा कि सर आप इसका आंसर हमें दीजिए, हमें कितना लिखना है, कैसे लिखूं। तो हम एक और वीडियो बना दूंगा। जितना भी प्रश्न आज 70 प्लस जितना भी प्रश्न दे रहा हूं, सारे प्रश्नों का उत्तर भी वन शॉट में ही आपको दूंगा। बस आप सब क्या कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर एक बार फिर इन सब का आंसर बता दीजिए, तो बताऊंगा। अगर तैयारी कर सकते हो तो आप अपने आप से कर लीजिएगा। वैसे आपको ये पहले चैप्टर में मैक्सिमम सारा का सारा जो है टॉपिक मिल जाएगा। ठीक है, आइए सातवां प्रश्न को देखा जाए तो सातवां प्रश्न कह रहा है हिमांक का अवनमन 15, 16, 17, 22। ठीक है, यानी 22 में पूछा है, 23 में नहीं पूछा है, 24 में शायद पूछा भी होगा तो नहीं पूछा भी होगा, लेकिन 25 में संभावना है इसकी। तो हिमांक का अनुमान अब तैयार कीजिएगा। ठीक है, और मोलर उन्नयन
स्थिरांक। आप देख सकते हैं कि ये भी कितना साल पूछा हुआ है, हमने इसीलिए सामने कौन से सन और कितना सन में पूछा गया है, इन सारी चीजों को यहाँ पर हमने लिख दिया है। आगे बात करेंगे अगर मोलल उन्नयन स्थिरांक की, तो देखिए 2015, 16, 17, 22, 24 लगातार पूछा है। मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होता है इसके बारे में आप पढ़ लीजिए, ठीक है। सेलों का विद्युत वाहक बल, अब यहाँ पर आगे सेलों का विद्युत वाहक बल यानी आप ये 9 तक जो दिया है, ठीक है ना, ये आपका बिलियन चैप्टर में ही मिल जाएगा। अगर आपके पास फेयर कॉपी है, नोट्स है, विद्या क्वेश्चन बैंक जितनी भी सारी सुविधाएं हैं वहां से अगर तैयारी कर सकते हो तो तैयारी कर लीजिए, नहीं तैयारी कर पाओगे तो कह दीजिए सर नहीं कर पाएंगे, हम सारी चीजें आपको बता देंगे, ठीक है। आगे सेल का विद्युत वाहक बल, अब सेल का विद्युत वाहक बल याद रखेगा, ये वैद्युत रसायन अर्थात इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये जो है टॉपिक है, आप यहां से इसको तैयार कीजिएगा। जो क्या बोलेंगे आप किताब के दृष्टि से बोले तो तीसरा चैप्टर हुआ, ठीक है ना, आप यहां से पढ़ के तैयारी कीजिए इसका। आगे आइए मोलल अवनमन स्थिरांक 15, 17, 18, 19, 22, 23, यानी यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों में से महत्वपूर्ण है, अपने आप में काफी दम रखता है। जो चीजें हम यहाँ पर लिखते हैं वैसे ही नहीं लिख देते हैं, याद रखिएगा। आपके लिए अगर मेहनत कर रहे हैं, सारे प्रश्नों को खोज रहे हैं, ठीक है, हर बार देखा गया है, पूछा गया है कि कैसे क्या खोज कर यहाँ पर डीपीपी में शिफ्ट करें, ताकि हमारे प्यारे छात्र जो है यहाँ से मेहनत करके नंबर ला सके। तो अगर आपके लिए हम यहाँ पर मेहनत करके डीपीपी तैयार करें तो आपको भी मेहनत करके इन सारी चीजों को तैयार करनी पड़ेगी। अगर आसानी से सब कुछ मिल जाता तो तमन्ना किसकी होती, ठीक है। तो आपको हमारे साथ मेहनत करना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा आपको। आगे देखिए फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम, यानी सेलों का विद्युत वाहक बल और फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम, ये दोनों टॉपिक्स आपको मिलेंगे विद्युत रसायन में ही, और बाकी इसके अलावा जितने भी टॉपिक्स की बात की सब आपको बिलियन में बड़े आराम से मिल सकते हैं, ठीक है। आइए आगे देखा जाए, तो आगे यहाँ पर देखिए मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता क्या होती है, और विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है, ठीक है ना, और इनका लक्षण के बारे में आपको पढ़ना है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी वही श्रेणी होती है जो तत्वों में कुछ धातुएं और कुछ अधातुएं होती है, याद रखिएगा। तो तत्वों में जो बात किया जाए धातुओं की, तो ऊपर से नीचे आने पर, ठीक है ना, ऊपर से नीचे आने पर क्रियाशीलता का क्रम घटता रहता है, याद रखेगा। जो सबसे ऊपर होता है उसकी क्रियाशीलता अधिक होती है, नीचे आने पर क्रियाशीलताएं घटती है। तो आप ये भी वैद्युत रसायन में खोज सकते हो। देखिए 15, 17, 18, 19, 20, 22 पूछा गया, तो इस बार आने की संभावनाएं और भी प्रबल है इनकी। और कोलराउस का नियम, ये वैज्ञानिक का नाम ही सुन के ऐसे लगता है कि जैसे इस बार एग्जाम में आ रहा है, ठीक है, नाम से ही पहचान हो रहा है कि इस बार लगता है आएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए 24 में पूछा गया था, अगर 22 में कोलराउस का नियम नहीं भी आता है तो इनके ऊपर लागू होने वाला नियम जरूर आएगा, क्योंकि कोलराउस ने अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए काम किया था, और अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्यों की काम करने की विधि जरूर पूछेगा। अगर नियम नहीं पूछता है तो किस पर काम किया था, दुर्बल विद्युत अपघट्य का एक बड़ा बढ़िया एग्जाम्पल है एसिटिक अम्ल अर्थात CH3COOH, आप उसे तैयार कीजिएगा। आगे तो हमारा इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, 3 टॉपिक आ रहा है। एक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है तैयार कीजिएगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है इन्हें भी तैयार कीजिएगा, और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। यहां से 3 टॉपिक ये भी कहां मिलेगा आपको, विद्युत रसायन में ही मिलने वाला है। एक बार आइए गौर फरमाइए, जरा पूछा गया है, देखिए इनको कितना बार पूछा गया है, ठीक है ना, यहां से इसको तैयारी आप कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं 17वां नंबर प्रश्न में देखेंगे निर्नष्ट समीकरण, ठीक है ना, यह आपका है निर्नष्ट समीकरण। एक बार गौर फरमाइए, और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। देखिए 20, 22, 23, 24 तो एक बार जोड़ लीजिए 25,
आ सकता है। यह भी तो एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे भी आप तैयारी कर लीजिए। आगे सेल नियतांक 16, 18, 19, 22 पूछा गया ये प्रश्न। ठीक है, अगला अभिक्रिया का वेग या दर, ये मिलेगा आपको कहां पर? तो ये मिलेगा आपको रासायनिक बल गतिकी अर्थात चैप्टर नंबर 3 में। बातें याद रखिएगा। बाकी ये दोनों मिलेगा आपको सेल नियतांक और निर्णय इक्वेशन जो मिलेगा आपको विद्युत रसायन में ही मिलेगा। आगे अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, ये देखिए यहाँ पे अभिक्रिया का वेग स्थिरांक होता क्या है, अभिक्रिया कितना वेग से चलता है और कितना वेग से नहीं चलता है, ये सब मिलेंगे आपको तीसरे चैप्टर अर्थात रासायनिक बलगतिकी में। आगे आणविकता और कोटि में अंतर, यह भी 17, 18, 19, 20, 22, 23 इन सब में पूछे जाने वाला प्रश्न। ठीक है ना, यह भी कहाँ मिलेगा आपको? तो मिलेगा आपको तीसरे वाले चैप्टर में ही। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर दाब, सांद्रता, ताप, उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ता है? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है तीसरा चैप्टर का ये वाला। भाई हमारा प्रश्न याद रखिएगा, तीसरे चैप्टर का ये वाला प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है, तो इसे जरूर याद कर लीजिएगा। एक इसे और इसे आप एकदम बेहतरीन तरीके से तैयार कीजिएगा ताकि एग्जाम में आ जाए तो धुआंधारी तरीके से इसे लिख सको और पढ़ सको, कोई दिक्कत आपको न आए। ठीक है ना, चलिए आते हैं आपका 23वां प्रश्न पर। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग, यहाँ पर वेग होना चाहिए स्थिरांक का व्यंजक। ठीक है ना, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक है, यह भी मिलेगा कहां पर आपको? तो ये तीसरा चैप्टर में ही मिलेगा। आगे आते हैं अब संक्रमण तत्व क्या है, इनकी परिभाषा और इनके लक्षणों को दिखाइए। ठीक है ना, तो ये मिलेगा आपको चौथा चैप्टर में, जो आपका और क्या बोलते हैं डी ब्लॉक के तत्व आते हैं। ठीक है ना, अब डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं इन्हें ही बड़े आसानी से आप वहां से खोज के पढ़ के लिख सकते हो। ठीक है, तो आइए संक्रमण तत्व का मतलब वही जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। ठीक है ना, जो एस और पी के बीच में मौजूद होता है वही, तो इनकी विशेषताओं के बारे में आपको पढ़ना है, यह भी महत्वपूर्ण है। अब आगे देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक व्यंजक, देखिए यहाँ पर दोनों अलग अलग चैप्टर थे, ये आपको डी ब्लॉक के तत्वों में से मिलेगा और ये मिलेगा आपको रासायनिक बलगतिकी से। ठीक है, याद रखिएगा हमारा यहाँ पर थोड़ा सा भी वीडियो आप स्किप नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपकी एक एक मिनट का हमने ध्यान रखा है और इन प्रश्नों को बता रहे हैं कि किन किन चैप्टर में है। अन्यथा अगर स्किप करके केवल प्रश्न देख के आप आगे बढ़ जाओगे तो आपको खोजना पड़ेगा कि लाओ देखते हैं कौन से चैप्टर में है। ठीक है, आगे देखेंगे अंत संक्रमण तत्व क्या है, इनके लक्षणों को लिखिए। तो 15, 18, 19, 20, 22 ये भी जो होते हैं संक्रमण तत्व ही होते हैं, अर्थात आप कह सकते हो कि अभी डी ब्लॉक के, अरे डी ब्लॉक के ही क्या होते हैं ये चैप्टर होती है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। तो 27वें नंबर पर लैंथेनाइड आकुंचन 2015, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24 महत्वपूर्ण प्रश्न है, बच्चा लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, और आगे एक्टिनोइड आकुंचन 2016, 18, 19, 20 अर्थात यह भी जो है उसी चैप्टर का ही प्रश्न होता है, अर्थात टॉपिक होता है जो आपने डी ब्लॉक के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अगला देखेंगे उप सहसंयोजक यौगिक, संकुल यौगिक, संकर यौगिक। चलिए एक चैप्टर मिलेगा आपको जो 5वां चैप्टर के रूप में होगा। ठीक है ना, जिन्हें कहा जाता है उप सहसंयोजक यौगिक। चैप्टर का नाम है उप सहसंयोजक यौगिक। क्या होता है इसके बारे में पढ़ लीजिए, संकुल यौगिक क्या होता है और संकर यौगिक अर्थात नोमेनक्लेचर के बारे में आप तैयार कर लीजिए, ये चीजें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। आगे इसी चैप्टर में ही उप सहसंयोजक यौगिक में मिलेगा आपको वर्नर सिद्धांत अर्थात वर्नर का थियरी 18, 19, 20, 22, 23, 24 में पूछी गई ये बात है। ठीक है, आगे क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, ये क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत आपको कहां पर मिलेगा?
तो मिलेगा आपको इसी चैप्टर्स में ही यह भी। ठीक है, आप इसे यहां से तैयार कीजिएगा। और एक और है उप संयोजक संख्या, अर्थात कोऑर्डिनेशन नंबर आपको निकालना है। कैसे निकाला जाता है आप इसे सीख लीजिएगा, नहीं सीख पाएंगे तो एक बार हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए इन सभी चीजों को तैयार करते रहिए, स्क्रीनशॉट्स वगैरह आप लोग लेते रहिए। आइए 33वां नंबर पर, अब पहला भाग जो होता है समाप्त हो चुका है। अब आते हैं केमिस्ट्री के भाग 2 अर्थात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, जिसे कहा जाता है कार्बनिक रसायन। हेलो एल्केन क्या होता है? हेलो एल्केन बनाने की विधि को आप तैयार कर लीजिएगा। बनाने की विधि में बहुत सारी 2-3 विधियां आएंगी, जिसमें से कुछ विधि को आप तैयार कर लेंगे, काम चल जाएगा। 17, 18, 19, 20, 22, 23। ठीक है, आगे क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि, जो कि मेंशन किया रहता है इस तरीके से आपके विद्या क्वेश्चन बैंक में, अर्थात आपके अनसॉल्व्ड पेपर में जैसे शुरुआत देखने में लग रहा है कि इस बार भी आ सकता है, इसीलिए यह भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, आगे आइए देखते हैं आप क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि, इसे भी आप तैयार कीजिएगा। गौर फरमाइए कितना साल पूछा गया है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है यह भी। आगे एल्कोहल किसे कहते हैं? एल्कोहल का वर्गीकरण कीजिए, अर्थात एल्कोहल किसे कहा जाता है और इनके वर्गीकरण की विधियों को भी समझाइए। ठीक है, आगे देखिए प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल क्या होते हैं? प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल क्या होते हैं? जो एक कार्बन से अर्थात एक एल्किल ग्रुप से जुड़ता है प्राथमिक होता है, जो 2 एल्किल ग्रुप से जुटेगा उसे द्वितीयक कहते हैं, जो 3 एल्किल ग्रुप से जुटेगा इसे तृतीयक एल्कोहल कहा जाता है। तो याद रखिएगा ये क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि तो यहाँ तक ही आएगा, आपको हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन में बड़े आराम से मिल जाएगा। लेकिन जब बात करोगे आप एल्कोहल और फिनाल और ईथर की, तो आपको ये मिलेगा भाग 2 का चैप्टर नंबर 2 में। एल्कोहल, फिनॉल, ईथर जो चैप्टर होता है उसमें यह भी मिल जाएगा इसमें। और एथिल एल्कोहल बनाने की विधि का गुण, एथिल एल्कोहल कैसे बनाया जाता है, उसका रिएक्शन क्या होता है और उनके रासायनिक गुण क्या होते हैं, भौतिक गुण क्या होते हैं और इनका उपयोग क्या होता है, इन सारी चीजों को आप यहाँ से तैयार कर लेंगे, ये चीजें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। ठीक है, आगे डाई एथिल ईथर बनाने की विधि, गुण, उपयोग क्या होते हैं, इनके बारे में भी आप चाहो तो यहाँ से लिख सकते हो, तैयार करके देखकर। बातें समझ में आई? आप एक बार गौर फरमाइए, यह भी कितना साल पूछा गया, अर्थात डाई एथिल ईथर बनाने की विधि कहाँ पर मिलेगा? तो दूसरा चैप्टर में ही मिलेगा आपको, भाग 2 का। आगे फिनाल बनाने की विधि, फिनाल क्या होता है और बनाने की विधि, यह भी जरा देखिए कितना साल पूछा गया, तो यह भी चैप्टर 2 में ही मिलेगा, भाग 2 का। अगला एसिटिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि और औद्योगिक विधियां, दोनों, एक प्रयोगशाला विधि भी देखना है और औद्योगिक विधियां दोनों देखना है आपको। एसिटिक अम्ल बनाना है, अर्थात अब आ गए कहाँ पर? एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब आ गए आप एसिड में, चैप्टर नंबर 3 में आ चुके, भाग 2 का चैप्टर नंबर 3 से ये टॉपिक उठाया गया है। आगे स्मिथ अभिक्रिया क्या होते हैं? नाम से रिएक्शन है बच्चा लोग, और जो नाम से रिएक्शन होता है वह बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, तो आप इसको तैयार कीजिएगा कि स्मिथ अभिक्रिया क्या है। तो आपको एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक और कीटोन ग्रुप जो होता है उसी में ये मिल जाएगा, अर्थात भाग 2 का चैप्टर नंबर 3 में ये मिल जाएगा। आगे कीटोन बनाने की विधि, यानी कीटोन बनाने की विधि, कीटोन कैसे बनाई जाती है, इसे भी आप तैयारी करोगे, चैप्टर नंबर 3 भाग 2 का। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ से। आगे कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधि, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 ही है यह भी। ठीक है, भाग 2 का चैप्टर नंबर 3, और यह भी फार्मिक अम्ल बनाने की विधि भी चैप्टर नंबर 3 से ही उठाया गया है। और टालेन और फेहलिन विलेन, एक बार गौर फरमाइए, 14, 17, 18, 20, 22, 23, तो 24 में नहीं पूछा, इसका मतलब 25 में आ रहा है इस बार। ठीक है, तो आप इसे तैयारी जरूर कीजिए। याद रखिएगा आज का ये पल जो आपको यहाँ पर बता रहा हूं
और बोर्ड का पेपर जब आप देख के आओगे उस समय का पल जब एनालिसिस कराऊंगा आपसे कि हमने क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बताए थे और क्या आया है, उस दिन के दौर के बारे में पता चलेगा। ठीक है, जिस दिन हम और आप सब मिलकर एनालिसिस करेंगे कौन कौन प्रश्न हमने समझाया था कि एग्जाम में आएगा, तैयारी कर लो, अगर कर लोगे तो परिणाम बेहतर मिलेगा, नहीं तैयारी करोगे तो परिणाम बेहतर नहीं मिलेगा, तब एनालिसिस करेंगे हम आपसे। ठीक है, आगे आइए, फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि। तो ये सब एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल जो भाग 2 का चैप्टर नंबर 3 है उसमें मिल जाएगा, आराम से तैयार कर लीजिएगा। एस्टल्डिहाइड बनाने की विधि और एसीटोन बनाने की विधि। ठीक है, ये सारे के सारे, ये पूरा यानी 44 से लेके ये 49 तक जितना भी टॉपिक्स है, ये सब टॉपिक्स कहाँ पे आएंगे? चैप्टर नंबर 3 भाग 2 अर्थात कार्बनिक रसायन का चैप्टर नंबर 3 से आपको ये सारा टॉपिक मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, एमीन प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमीन क्या होते हैं? अब यहां से चैप्टर बदल गया, चैप्टर बदल गया तो जज्बात बदल गए, जज्बात बदल गया तो क्वेश्चन बदल गए, और जब क्वेश्चन बदल गए तो तरीका बदल गया, तरीका बदल गया तो याद कीजिए आप। ठीक है, यहाँ पर देखिए, प्राथमिक एमीन बनाने की विधि। ठीक है, कितना साल? 15, 18, 19, 20, 22, 23, 24। ठीक है, तो ये और ये, ठीक है ना, ये और ये जो दोनों चैप्टर है, याद दोनों टॉपिक है, आपको मिलेगा भाग 2 का चैप्टर नंबर 4, जिन्हें कहा जाता है एमीन। एमीन नामक ये चैप्टर है, उसी से ये दोनों टॉपिक आपको मिल जाएगा, आप वहां से चीजें तैयारी कर लीजिएगा। आगे कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, और बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बनाने की विधि, गुण और उपयोग। यहाँ पर ये बेंजीन आ गया, ठीक है, तो आप ये हेलो एल्केन में ही आओगे, हेलो एल्केन से ही इसको उठाया गया है, जो कि चैप्टर नंबर 1 है भाग 2 का। ठीक है, आगे ग्लूकोज बनाने की विधि, संरचना सूत्र, ठीक है, और ये सारी चीजें आप तैयार कर सकते हो। प्रोटीन की संरचना, प्राथमिक व द्वितीयक संरचना क्या होती है? ठीक है, एक बार गौर फरमाइए, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24 में नहीं, इसका मतलब 25 में पूछ सकता है ग्लूकोज बनाने की विधि और संरचना सूत्र। इसे जरूर तैयार कीजिएगा, जितना भी ये चीजें बताई गई हैं आपको एमीन्स चैप्टर्स में ये सारी चीजें मिल जाएंगी, बड़े आराम से आपको मिल जाएंगी, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। ठीक है ना, आपको वहां से सारी चीजें बड़े आसानी से मिल जाएंगी। एमीन्स के आगे जो चैप्टर्स आता है, अंतिम वाला जो चैप्टर्स आता है, सारी चीजें वहां से आपको आसानी से मिल सकती हैं, आप तैयार कर लीजिएगा। आगे प्रोटीन का विकृतीकरण, यह भी अंतिम वाला ही चैप्टर है। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे लास्ट वाला चैप्टर है भाग 2 का, 19, 20, 22, 23, 24 यहाँ पर पूछा गया है, इसे तैयारी कीजिएगा। न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है? न्यूक्लिक अम्ल डीएनए के नाम से क्यों जाना जाता है? सारी चीजें आप तैयारी कीजिएगा। और तो और आरएनए और डीएनए में अंतर, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, इसे देख लीजिएगा और इसे तैयार कीजिएगा, क्योंकि डीएनए एवं आरएनए में अंतर हमेशा पूछता है। ठीक है, लिपिड क्या है, इसकी परिभाषा और इसके क्या कार्य होते हैं, इन सभी चीजों के बारे में आप सब तैयार कीजिए। ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज की संरचना क्या है? ग्लूकोज क्या होता है, संरचना क्या होती है, फ्रक्टोज क्या है, संरचना क्या है, इन सभी को तैयार कीजिए। प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या है? प्रोटीन कहाँ कहाँ से मिलता है? दाल से मिलता है, मांस से मिलता है, मछली से मिलता है, कहाँ से मिलता है, इन सभी के बारे में आप पढ़ाई कर लीजिए। अंतिम चैप्टर है भाग 2 का, सबसे लास्ट वाला चैप्टर ही है। ठीक है, यहाँ से अभी सारी चीजों को तैयारी कर सकते हो। ठीक है ना, याद रखिएगा, इन एक सब टॉपिक को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, बड़े ही आराम से ये सब मिल जाएगा। आइए, कुछ नाम से ऐसे रिएक्शन है जो आपको तैयार करने पड़ेंगे, आइए इसे भी देख लिया जाए। महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं जो नाम के रिएक्शन से जानी जाती हैं, अर्थात ये रिएक्शन जो है नाम से जानी जाती है, तो आइए एक बार देख लिया जाए। देखिए यहाँ पर क्या है, 12
केमिस्ट्री 2025 के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। इटाइड अभिक्रिया, इटाइड नहीं बल्कि इटार्ड अभिक्रिया है। इटार्ड अभिक्रिया, इसे तैयार कीजिएगा। ठीक है, आगे रोजनमुंड अभिक्रिया। रोजनमुंड आपको कहाँ मिलेगा? तो रोजनमुंड आप चाहोगे तो हेलो एल्केन, हेलो एरीन में खोज सकते हो। कार्बिल एमीन अभिक्रिया, तो ये आपको एमीन वाला चैप्टर में बड़े आसानी से मिल जाएगा। देखिए 24 में ये दोनों पूछा गया है। स्मिथ अभिक्रिया, यह भी आपको उसमें बड़ी आसानी से मिल सकता है। सेंडमायर अभिक्रिया, तो हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन में बड़े आसानी से आपको मिल जाएगी। हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, यह भी कहां पर मिलेगा? हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया आपको अल्कोहल फिनाइल ईथर वाले चैप्टर में बड़ी आराम से मिल सकता है। उर्टज फिटिंग, यहाँ पर ये बुर्टज लिखा गया है, उर्टज ऐसे लिखोगे, उर्टज फिटिंग अभिक्रिया। उर्टज फिटिंग अभिक्रिया आपको हेलो एल्केन हेलो एरीन नामक चैप्टर में ही मिलेगा। एक बार गौर फरमाइए, हमको लग रहा है कि ये 2025 में इस बार भी आ रहा है। ठीक है, हेलो फॉर्म अभिक्रिया। ठीक है, हेलो फॉर्म अभिक्रिया हेलो एल्केन हेलो एरीन में ही मिलेगा आपको। यहां से तैयार कीजिएगा। यह भी उर्टज अभिक्रिया, यहाँ पर फिर गलत लिखा गया है, आप उर्टज बना लीजिएगा। ठीक है, और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, यह भी हेलो एल्केन हेलो एरीन। सोचिए हेलो एल्केन हेलो एरीन तैयार कर लोगे तो बहुत सारी चीजों को आपको मार्क्स के रूप में दे देगा। ठीक है, एल्डोड संघनन, वही चैप्टर है आपको एल्डोड संघनन ही हेलो एल्केन हेलो एरीन से ही मिलेगा। एक बार गौर फरमाइए, 15, 17, 18, 23, 19, 22, 23, 24 में अब्सेंट किया है, इसका मतलब 25 में आएगा, इसीलिए इसे तैयार कीजिए। ठीक है, कैनिजारो अभिक्रिया, तो कैनिजारो आपको मिलेगा कहां पर? एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, जो भाग 2 का चैप्टर नंबर 3 है। रायमन टीमन अभिक्रिया, टीमन नहीं है, इसे आप रायमन टीमन अभिक्रिया कहोगे। इसे भी चैप्टर नंबर 3 भाग 2 में ही खोजोगे, आपको ये चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, आइए कुछ और। ठीक है, तो बस इतना ही नाम से ये रिएक्शन है, आप इसे तैयार कीजिएगा। याद रखिएगा, अच्छे नंबर पाने के लिए अच्छे अच्छे टॉपिक से आपको लड़ना पड़ेगा, और ये टॉपिक वही है जो हमने यहाँ पर आपको 70 प्लस ये टॉपिक दिए हैं। ठीक है, जो बच्चे कहते हैं कि अरे बाप रे समय गुजर गया, वक्त गुजर गया, जज्बात गुजर गए, सब कुछ गुजर गया और हमने साल भर तक पढ़ाई नहीं कर पाया, अब बच्चे इन 1 महीने या 2 महीने या 3 महीने में पढ़ाई कैसे करें? उन बच्चों के लिए यह रामबाण है। यह 70 टॉपिक जो दिया गया है तैयार कर लीजिए, एग्जाम में आप बड़ा ही बढ़िया मार्क्स पाओगे। उन बच्चों के लिए भी है जो कहते हैं कि हम 90 प्लस लाना चाहते हैं और सब कुछ तैयारी करने के बावजूद भी पढ़ाई करना ये संभव नहीं हो पा रहा है कि किस तरीके से पढ़े कि नंबर उठा सके। सारा टॉपिक खत्म कर लिया गया, फिर भी ये नहीं समझ पा रहे कि कौन महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो उनके लिए भी यह रामबाण से कम नहीं है। ठीक है, तो ये सारे बच्चे इसे तैयार कीजिए, और सिर्फ तैयार ही ना कीजिए बल्कि उन बच्चों तक पहुंचाइए, हर बच्चों तक पहुंचाइए जो बच्चे यूपी बोर्ड 12th एग्जाम से इस बार फेस करेंगे, सामना करेंगे। गारंटी है हमारी कि आप बेहतर करके आओगे। एग्जाम में मुलाकात हमारी होगी आपसे जिस दिन आप एग्जाम में बोर्ड का पेपर देके आओगे केमिस्ट्री का, तब आपको एनालिसिस कराया जाएगा वहां पर, यहाँ जो हमने बताया था वह चीजें क्या क्या मिली और क्या क्या नहीं। इसीलिए बेहतर यही होगा आपके लिए कि आप इसे अच्छे से तैयारी कीजिए। अगर तैयारी करने में असफल हो पा रहे हो कि इस प्रश्न का आंसर हम नहीं दे पा रहे हैं, इसका भी आंसर हमारे पास नहीं है, अर्थात बुक्स में, कॉपी में या कहीं भी हम कैसे किया है नहीं समझ पा रहे, तो आप हमें एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर इसे आप लिख के समझा के आप अपने तरीके से इसे बताइए, तो हम सारा का आंसर जितना भी 70 प्लस क्वेश्चन जो बताए हैं सभी का आंसर फिर आपको दोबारा यहाँ पर लिख के बताएंगे। लेकिन अगला कमेंट आपका और सारा जवाब हमारा, प्रश्न आपका और जवाब हमारा होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं अब ऐसे ही अगले वीडियो में अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।